కేంద్ర ఆరోగ్య సెక్రటరీ లవ్ అగర్వాల్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और मेडिकल एजुकेशन मंत्री साथ में हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के मैनेजमेंट एफर्ट्स पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों के अब तक के किए प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए कंटिन्यूस अलर्ट रहने की इश्यू जो नीड है उसको हाईलाइट किया। उन्होंने राज्य से अधिक केसेस रिपोर्ट करने वाले या कम डबलिंग रेट वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये कहा कि हाई केस मॉर्टेलिटी वाले जिलों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि लाइफ सेव करने के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसेस और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य से यह इंश्योर करने के लिए अनुरोध किया कि बीमारी के साथ अननेसेसरी स्टिग्मा अटैच ना हो। किसी भी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है जो इलाज से ठीक हो जाती है। पर्टिकुलरली क्योंकि यह इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो बहुत ज़रूरी है कि उससे संबंधित पेशेंट को हम समय पर आइडेंटिफाई कर सकें और समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ। इसके लिए कम्युनिटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को बढ़ाने की, एनकरेज करने की बहुत ज़रूरत है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सभी सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने देश में किए एफर्ट्स के बारे में अपना यात्रा को साझा किया। उन्होंने विशेष रूप से ये हाईलाइट किया कि भारत के मैनेजमेंट एफर्ट्स में कम्युनिटी एंगेजमेंट और कंटेनमेंट एफर्ट्स इन दोनों ट्विन प्रिंसिपल्स पर काम किया है। उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ भी बातचीत की। उन्होंने रेड क्रॉस से सफिशिएंट ब्लड स्टॉक्स को इंश्योर करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरत हो तो डोनर्स को पिक और ड्रॉप करने जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएं। उन्होंने रेड क्रॉस को सुझाव दिया कि वे रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें जिन्हें ब्लड डोनेशन के लिए मोबिलाइज किया जा सकता है। उनसे प्राप्त कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को कोरोना अफेक्टेड पेशेंट के अर्ली रिकवरी के लिए भविष्य में यूज़ करने का स्कोप हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नागरिकों के सवालों का तेजी से जवाब देने के लिए कोविड-19 सेवा ट्विटर हैंडल शुरू करने की घोषणा भी की, जिससे कि ट्रेंड एक्सपर्ट द्वारा रियल टाइम में ऑथेंटिक हेल्थ और पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के पंचायत के सरपंचों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सरपंचों ने लॉकडाउन मेजर्स को मेंटेन रखने के से संबंधित अपने अनुभवों और प्रयासों को भी शेयर किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संकट के दौरान ही हम बेस्ट और सच्चा पाठ सीखते हैं और कोरोना ने हमें सबसे बड़ा सबक सिखाया है जो है आत्मनिर्भरता। उन्होंने पंचायतों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर मजबूत करने के लिए और बेटर विजिलेंस के लिए कोरोना ट्रैकर एप्लीकेशन आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी अपील की। आज हम लोगों के साथ डायरेक्टर एनसीडीसी डॉक्टर एसके सिंह और साथ ही मेंबर नीति आयोग डॉक्टर वीके पाल भी उपस्थित हैं। वह चेयरमैन है एम्पावर्ड कमेटी ग्रुप 1 जो कि मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फर्दर ऐड। डायरेक्टर एनसीडीसी प्लीज फर्स्ट। आज मैं आपको भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सर्विलेंस और रिस्पांस सिस्टम जो कि पूरे हमारे देश के 734 जिलों और 37 राज्यों में फैला हुआ है, इस पर बीमारी में किस प्रकार ये सर्विलेंस सिस्टम अपना योगदान दे रहा है और किस प्रकार इस सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से हम न केवल राज्यों से बीमारी के डाटा को एकत्र कर पा रहे हैं बल्कि साथ ही उस डाटा का हम इफ़ेक्टिव एनालिसिस करके, जिसमें कि एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस को साथ में इस्तेमाल करते हुए हम एयरपोर्ट से जो चालू हुआ था एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग डाटा को कम्युनिटी डाटा से जोड़ने के माध्यम से और फिर उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने लाइव डैशबोर्ड तैयार किया, जिस डैशबोर्ड में स्पेशल सर्विलेंस सिस्टम का डाटा डायरेक्टली
न केवल एक उचित हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन भी मौजूद नहीं है, बल्कि एक इफेक्टिव इलाज भी मौजूद नहीं है। तो आज जो विश्व स्तर के सभी देशों में जो हमारी इस बीमारी में कारगर हथियार सिद्ध हुआ है, वह है कम्युनिटी सर्विलेंस। प्रमुख हथियार है इस पर्टिकुलर बीमारी में, जिससे कि हम सर्विलेंस के द्वारा जिन भी लोगों में ये बीमारी किसी भी रूप में है, चाहे वो हमको सिम्टोमेटिक रूप में मिले, चाहे एसिम्टोमेटिक रूप में मिले या माइल्ड सिम्टोमेटिक रूप में मिले, उन सभी संक्रमित लोगों को हम जल्दी से जल्दी कम्युनिटी सर्विलेंस माध्यम से चिन्हित कर सकें और उनको क्वारंटाइन या आइसोलेशन में तुरंत एडमिट कर सकें, जिससे कि ये लोग समाज में रह के बीमारी का और फैलाव होने से रोक पाएँ हम उसको। साथ ही एक मुख्य अंग इसका है जो कि हमारा लॉकडाउन से हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन चेन को कट करने का एक माध्यम मिला है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको एक बहुत ही मुख्य धारदार हथियार इस हमारी कम्युनिटी सर्विलेंस को पैना करने के लिए दिया है, वो है लॉकडाउन। मैं आपको इस पर्टिकुलर माध्यम से आगे ये बताऊंगा कि किस प्रकार लॉकडाउन ने हमारे जो इस सर्विलेंस नेटवर्क है उसको किस तरीके से प्रभावित किया। साथ ही मैं इसका एक और अंग आपको बताना चाहूँगा कि साथ ही साथ केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने भी हमको इस सर्वेलेंस सिस्टम को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारी इस सर्वेलेंस सिस्टम की मुख्य इकाई है डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस सिस्टम नेटवर्क, जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस नेटवर्क, जो कि डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और डीएम के माध्यम से हम लोग हेल्थ सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को साथ साथ लाने में तैयार हुए हैं। और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से हमने जो इस सर्वेलेंस सिस्टम के मुख्य अंग हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट में हाउस टू हाउस सर्च, जो कि एक हमारा कंटेनमेंट जोन का प्रमुख एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम सर्च करके जो भी लोग आंशिक रूप से या संक्रमित होते हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करके उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं। और सैंपल कलेक्ट करने में अगर पॉजिटिव पाया जाता है या उनके कॉन्टैक्ट्स पाए जाते हैं तो कॉन्टैक्ट्स को हम क्वारंटाइन में विस्थापित करते हैं और केसेस को हम लोग आइसोलेशन हॉस्पिटल्स में करते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से न केवल हम कम्युनिटी में इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी कर पाते हैं, बल्कि एक कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सेंट्रल सर्विलेंस टीम के माध्यम से हम जिला स्तर से लेके राज्य स्तर से लेके केंद्र स्तर तक एक मॉनिटरिंग और सुपरविजन का नेटवर्क भी स्थापित कर पाते हैं। अगर आप इसी प्रकार देखेंगे कि सर्विलेंस सिस्टम ने विभिन्न फेजेस में किस प्रकार से हम आगे चले हैं, तो आप पाएंगे कि आज हमारे इस सर्विलेंस सिस्टम के माध्यम से 9,45,000 करीब लोगों को हम लोग पूरी निगरानी में रखे हुए हैं। इससे हम ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से जनता को देना चाहेंगे कि ये सर्विलेंस सिस्टम जो कि पूरे देश के जिले में फैला, हर जिले में फैला है, उसने 9 लाख पॉसिबल इन्फेक्टेड पर्सन्स को किस प्रकार एक अपनी निगरानी में रखा है, पैनी निगाह से। जैसे कि उनमें किसी भी प्रकार कोई भी लक्षण अगर इसमें संभावित नज़र आता है तो उनका तुरंत सैंपल लिया जाता है, भले ही ये क्वारंटाइन फैसिलिटी में हो या कम्युनिटी में होम आइसोलेशन क्वारंटाइन में हो। इन दोनों ही स्थितियों में अगर किसी को कोई सिम्टम डेवलप होता है तो उसका सैंपल लिया जाता है। जैसा कि आप इस ग्राफ के माध्यम से मैं दिखाने का आपको प्रयास करूंगा कैसे दिनों दिन हमारा ये सर्विलेंस सिस्टम सबसे पहले, जबकि भारत में एक भी केस नहीं था, 23 जनवरी से ही चालू हो गया था और 23 जनवरी से ही हम लोग विभिन्न लोगों को अपनी इस निगरानी के क्षेत्र में लाने लगे थे। और इसी का हमें फलस्वरूप पहला जो हमारा केस आइडेंटिफाई हुआ, दूसरा केस आइडेंटिफाई हुआ, हमको यही सर्विलेंस सिस्टम ने हमारी मदद की इन सबको जल्दी चिन्हित करने में और इस बीमारी के फैलाव को रोकने में। इसी प्रकार अगर आप आगे देखेंगे तो किस प्रकार के हमारे आगे के जो मेजर्स लिए गए, जैसे कि 3 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को मैं आपके सामने निर्धारित करना चाहूँगा। पहला माइलस्टोन था जब हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोका। आप इस सब के साक्षी रहे हैं कि जिस प्रकार इंटरनेशनल ट्रैफिक रुका तो उसी ने हमको मदद की कि बाहर से, क्योंकि ये बीमारी बाहर से आई है, तो उनके माध्यम से जो संक्रमित लोग बाहर के ट्रैफिक के माध्यम से हमारे देश में आ सकते थे, उनका आने पे हमने एक सीमा तक अंकुश लगाया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी आदमी के शरीर में चलती है, इसीलिए हम किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग मैकेनिज्म से पूरी तरह हर चीज़ को एयरपोर्ट, पोर्ट या पॉइंट ऑफ एंट्री पर नहीं रोक सकते। कुछ ना कुछ लोग जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं होते लेकिन कीटाणु होते हैं,